नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर गहन चर्चा और इनके एनालिसिस के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमसे जुड़ रहे हैं सीधे बंगाल की सरजमीन से। हम आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के 100 करोड़ के वसूली केस में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। हार की आशंका से ममता को याद आया पुलवामा अटैक, शहादत पर दिया विवादित बयान। प्रचार के दौरान बोली, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी करवाती है हमला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता को उन्हीं के स्टाइल में दिया करारा जवाब। कहा, चुनाव नतीजे के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जाएंगे जेल। बीजापुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प। कहा, ये बलिदान खाली नहीं जाएगा, नक्सलियों का जल्द करेंगे द एंड। भारत पर कोरोना का सबसे खौफनाक प्रहार, पहली बार 24 घंटे में मरीजों की तादाद 1 लाख के पार। शेयर बाजार भी डरा, सेंसेक्स और निफ्टी गिरा। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के वसूली गैंग की। 100 करोड़ के वसूली केस में आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी चली गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो देशमुख पर दबाव बढ़ गया और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देशमुख पर लगे सभी आरोप बेहद गंभीर हैं और 15 दिन के अंदर उसकी जांच हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? कुर्सी तो गई, क्या देशमुख जेल जाएंगे? क्या अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जाएगी? एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कितने दिनों से ये आरोप लग रहे थे, कितनी सबूत सामने आ गए। सचिन वाजे को लेकर के 1-2 सबूत मिले हैं और ये सारे सबूत उस वक्त मिल रहे हैं जब एक के बाद एक आरोप गृह मंत्री के ऊपर लग रहा था। तो इनको तो उस दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन परमवीर सिंह ने, जिन्हें इन्होंने खुद चुना था कि भाई आप मुंबई का कमिश्नर बने, जिस दिन उन्होंने आरोप लगाए उस दिन ही गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त क्या कर रहे थे ये लोग? उस वक्त ये लोग सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे, सचिन वाजे को बता रहे थे कि बहुत ऑनेस्ट और कैपेबल अधिकारी है। और उसके बाद जब एक और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला सामने आया, जब रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट सामने आ गई, तब फिर भी उनको कम से कम इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि सीधे सीधे आरोप लग रहे थे। तो तब ये लोग तिकड़मबाजी में लगे हुए थे। तिकड़मबाजी यूँ कि कोई जांच एजेंसी बिठा देंगे, भाई बाहर के लोग क्यों इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारी एजेंसियां इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट है कि वो इन सब चीज़ों की तहकीकात करे। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और ये बता दिया कि सरकार में जब तक ये अघाड़ी है तब तक इस मसले का कोई भी जो सही और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। और यही बात आज मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया। और अब तो इसके अलावा, क्योंकि एफआईआर होने के बाद इस्तीफा देने के अलावा तो कोई दूसरा चारा था नहीं, तो अब ये मजबूरी में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके राजनीतिक रेमिफिकेशन होंगे। और अब किस तरीके से एनसीपी इस पूरे मसले में शिवसेना को आईना दिखाएगी वो आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि शायद ये सरकार अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जो उनके बिगड़े खेल को और खराब कर सकता है। इस बार दीदी ने शहादत को ही अपनी सियासत से शर्मसार कर दिया। ममता ने पुलवामा हमले का जिक्र किया और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हर चुनाव से पहले ये लोग खुद जवानों पर हमला करवा देते हैं। डॉक्टर साहब, देश प्रेम और शहीदों के सम्मान की बात तो छोड़िए, ममता बनर्जी को कम से कम 2019 के चुनावी नतीजे तो याद रखने चाहिए थे कि ऐसे ही बयानों की वजह से विपक्ष की कैसे मिट्टी पलीद हो गई थी।
ममता बनर्जी ने आज फिर से पुलवामा का मसला उठा करके ये साबित उन्होंने कर दिया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का विपक्ष आज भी 2019 की चुनाव की हार को पचा नहीं पा रहा है। ये जनमत के आदेश को, जो जनादेश होता है, लोगों का जो फैसला होता है डेमोक्रेसी में, उनको ये मानने को तैयार नहीं है और उसमें ये बहानेबाजी करते हैं। अब दरअसल आपको याद होगा किस तरीके से 2019 के चुनाव से पहले यही प्रशांत किशोर जब अरविंद केजरीवाल का एडवाइज़र हुआ करता था तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई कितने लोगों की जान लोगे 300 सीट लेने के लिए। और वही बात, वही फ्रस्ट्रेशन, वही बात आज ममता बनर्जी ने कर दी कि हमें देशभक्ति मत सिखाओ, क्योंकि देश, आप तो वोट जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की हत्याएं करवाते हो। और इसका संदर्भ ये है कि हाल में ही अभी 2 दिन पहले वहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर 20 से ज़्यादा जवानों की शहादत हुई है। और जब ये हो रहा है, उस दौरान एक इंटरव्यू में इनके सलाहकार प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा था कि हम चुनाव तभी हारेंगे जब सीआरपीएफ या किसी सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए। ये हमला हो गया और ममता बनर्जी अपने सलाहकार के कथनों के मुताबिक वो चुनाव भी हार रही हैं और इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करने उतर गई हैं। इसका लॉजिकल कंक्लूजन तो यही समझ में आता है। अगली खबर बंगाल से ही है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर उन्हीं की भाषा में जोरदार हमला किया है। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी लगातार ये कहती सुनी जा रही हैं कि 2 मई के बाद वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाएंगी। योगी ने बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ाते हुए ठीक ममता के स्टाइल में बोला कि घबराइए मत, 2 मई के बाद तृणमूल के गुंडे जेल जाएंगे। डॉक्टर साहब, जेल भेजने वाला दांव तो उल्टा ही पड़ गया। अब तो योगी आदित्यनाथ ने उसी कार्ड से ममता पर पलटवार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत ही विगरस कैंपेन कर रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है और जय श्री राम के नारों से वो पूरा माहौल गूंज उठता है। ये इम्पैक्ट योगी आदित्यनाथ का बंगाल में देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी की रणनीति अब पिछले 2-3 दिनों में बदलती हुई नज़र आ रही है। अब उनको मुस्लिम वोटों की चिंता सता रही है और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को उन्हीं मुद्दों के ऊपर खींच के लाना चाहती है कि जैसे टोलाबाजी है, गुंडागर्दी है, सिंडिकेट है, ये जो कट मनी और बाकी जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था ममता बनर्जी ने 10 साल यहाँ पे चलाए हैं, बीजेपी उन मुद्दों को वापस इलेक्शन में लाना चाहती है। और इसलिए इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ का ये बयान बहुत ही कारगर साबित हो रहा है कि वो जहाँ जा रहे हैं, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं। और ये बात अमित शाह भी कह रहे हैं कि जितने भी तृणमूल के गुंडे हैं उनको बाकायदा चुनाव के बाद जेल भेजा जाएगा। और सबसे अहम बात जो नोट करने की है कि इन रैलियों में जो लोग आते हैं, जब इस तरह की बातें कही जाती है कि जो तृणमूल के जो गुंडे हैं, जो टोलेबाज हैं, जो सिंडिकेट के लोग हैं, इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा, तो आप मार्क करें किस तरह की तालियां बजती हैं। लोग सचमुच हिंदुस्तान, बंगाल के अंदर वो परेशान हैं ममता के इस भ्रष्ट सिस्टम से और वो उससे आज़ादी चाहते हैं। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले का। नक्सलियों की इस कायराना हरकत के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है और नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने संकल्प लिया कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नक्सलियों के खिलाफ इस बार निर्णायक लड़ाई होगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ ममता हैं जो शहादत पर सियासी रोटी सेक रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं अमित शाह ने चुनाव प्रचार छोड़ दिया और अब हाई प्रायोरिटी पर नक्सलियों के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ जाकर के उन यादों को उन्होंने ताज़ा कर दिया है जब पुलवामा में हिंदुस्तान के कई सारे जवान शहीद हुए थे। आपको याद होगा वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर उन शहीदों को के सामने जाकर के अपनी श्रद्धांजलि दी थी। उसी तरह का नज़ारा आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है और
अमित शाह चूँकि गृह मंत्री हैं तो ये उनकी जवाबदेही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बॉर्डर पे देश के दुश्मन देशों से तो आप लड़ सकते हैं, चीन से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो गद्दार हैं जो हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर छिपे बैठे हुए हैं, उनसे कैसे मुकाबला किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको बता दूं, ये जो नक्सलिज़्म है, ये जो कुछ लोग जंगल में बैठ के इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं, लेकिन इनको प्रेरणा, इनका ऑक्सीजन वो दिल्ली का लुटियन गैंग है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू के अंदर ये जो नारेबाजी करते हैं, ये पाकिस्तान और चीन से स्पॉन्सर्ड मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं और हर कुछ न कुछ दिनों के बाद इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, वो इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की। अगर पाकिस्तान हमारे जवानों की जान लेता है तो ये जो घर के अंदर छिपे हुए गद्दार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर छिपे हुए हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अमित शाह जी को देना है। वैसे खबरें ये आ रही हैं कि इन चुनावों के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक सॉलिड प्लान बनाया जा रहा है जिसमें इनका खात्मा बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा। अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते प्रहार की। देश में कोरोना के नए केस ने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना के एक दिन में 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के 1,03,844 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना की वजह से शेयर बाजार भी डरा हुआ है और वहां भी सूचकांक लगातार गिर रहा है। डॉक्टर साहब, इतने बुरे हालात हो गए, अब कब संभलेंगे? कई राज्य सरकारें तो इतनी लापरवाह हैं कि जांच तक नहीं करा रही हैं। ये वाकई अब हिंदुस्तान में कोरोना का कहर फिर से वापस आ गया है, क्योंकि लाख का जो आंकड़ा है वो तो पहले कभी पार हुआ नहीं। ये पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि ये आंकड़े कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधा से ज़्यादा लोग सिर्फ महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि महाराष्ट्र के अंदर इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? ये एक न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि ये जांच का भी विषय है, क्योंकि कई सारे कहानियाँ, कई सारी थ्योरी सामने आ रही है कि ये जो टीके को लेकर के जो अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग रुख अपना रखा था, कई सारे विपक्षी पार्टियों ने, इनफैक्ट आप देखें तो ऑलमोस्ट सब ज़्यादा से ज़्यादा जो विपक्षी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो इन टीकों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अभी जांच पूरी हुई नहीं है, कई राज्यों में इसे नहीं लगाया गया और लगाया भी गया तो बहुत ही स्लो तरीके से लगाया गया। अब वक्त आ गया है जब केंद्र सरकार सख्ती से जो कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस है वो राज्य सरकारों के ऊपर उनको बाकायदा प्रॉपरली फॉलो करने का आदेश दे। और ये जो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रही है, ये इस पे बिल्कुल ही फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। जिन राज्यों में कोरोना का कहर कम है उन राज्यों को बचाने की ज़रूरत है, और जिन राज्यों में कोरोना का कहर ज़्यादा नज़र आ रहा है वहाँ की सरकारों को बाकायदा नियम कायदा समझाने की ज़रूरत आ गई है। आज के खबरों के पंचनामे में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।